नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। प्रदेश में 4 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। 21-22 फरवरी को बारिश की संभावना। बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के साथ मैदानी जिलों में भी बढ़ेगी ठंड। सितारगंज में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार सहित बच्चे को कुचला। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल। विकासनगर में पुलिस का घर घर चेकिंग अभियान। 10 संदिग्धों को लाया गया थाने। एसएसपी के निर्देश पर 4 टीमें बनाकर चला अभियान। चंपावत में मतदाता जागरूकता की बैठक। मतदाताओं को दिलाई गई शपथ। मतदान के दिन मत का प्रयोग करने की दी सलाह। रुद्रपुर में कार सवार युवक पर हमला। बदमाशों ने कार को किया क्षतिग्रस्त। मामले की जांच कर रही पुलिस। एसएसबी के महानिदेशक ने नेपाल बॉर्डर की सीमा का किया निरीक्षण। पंचम वाहिनी चंपावत के अंतर्गत 3 बीओपी का लिया जायजा। मां पूर्णगिरी के किए दर्शन। चंपावत के अंचल कार्यालय में उपहार कार्यक्रम का आयोजन। एकल अभियान के कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। कार्यकर्ता हर बच्चे को शिक्षित करने का कर रहे प्रयास। चंपावत में रीड संस्था ने लॉन्च किया प्रांशी साबुन। महिलाओं की आय बढ़ाने में होगा सहायक। खाने की सामग्री में निष्प्रयोग्य वस्तुओं का प्रयोग कर बनाए साबुन। चंपावत में मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन। सीमांत सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में कार्यक्रम। स्वास्थ्य शिविर में 175 मरीजों का किया गया परीक्षण। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने चंपावत से वर्चुअल रूप से जुड़े लोगों को संबोधित कर कहा कि हिमालयन बास्केट की शुरुआत साल 2018 में कंपनी के एमडी सुमित और उनकी पत्नी स्नेहा थपलियाल ने की थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय के कार्मिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का शुभारंभ किया। इस बस सेवा के जरिए नियमित रूप से सुबह और शाम सचिवालय कार्मिकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्मिकों को बधाई दी। उत्तराखंड सरकार विधानसभा बजट सत्र को इस महीने के अंत में करने जा रही है। सत्र की तिथि का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 26 फरवरी से देहरादून में ही बजट सत्र किया जाएगा। वहीं विधानसभा सत्र की तिथि का ऐलान होने के साथ ही विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं कराए जाने को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने गैरसैंण में ठंड का बजट का हवाला देते हुए बजट सत्र देहरादून में करने को कहा, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश रावत ने कहा कि जिन विधायकों को हिमालय राज्य में ठंड लगती है उनको किसी गैर हिमालय राज्य में चले जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें उत्तराखंड से बीजेपी के 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आने वाले 100 दिनों में लाभार्थी सम्मेलन के जरिए देश भर में लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 6 करोड़ युवाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आगामी जो 100 दिन है, उन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, संगठनात्मक तैयारियां हैं, उन सब कार्यों को पूरा करेगा। और आने वाले 100 दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान चलने वाले हैं, चाहे वो देश भर में चलने वाला लाभार्थी संपर्क अभियान हो, जिससे लाभार्थी संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का उसने लक्ष्य रखा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय दल की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने निशाना साधा, जिस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी 2017 में चुनाव बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर लड़ी थी, लेकिन बीजेपी की जीत के बाद हालात और खराब हो गए। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी।
बीजेपी का गढ़ रही टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारी को धार दे रही है, जिसको लेकर टिहरी लोकसभा प्रभारी मंत्री प्रसाद नैथानी का कार्यकर्ताओं से बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में गढ़ी कैंट क्षेत्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को लेकर प्रसाद नैथानी ने कहा कि अब हमारी बैठकों का द्वितीय चरण है। प्रथम चरण में हमने जिलेवार बैठकें की और अब विधानसभा वार बैठकें कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट का चुनाव सिर पे है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट का टिहरी का कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये बैठकें हम सेकेंड दौर की चला रहे हैं। प्रथम चरण हमारा जिलेवार बैठक का था, वो सफल रहा। द्वितीय चरण हम विधानसभा वार बैठकें की ये शुरुआत कर रहे हैं। आज कैंट विधानसभा में तमाम हमारे कार्यकर्ता साथियों का भाई दसमाना जी के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक हुई। निश्चित तौर से जो पार्लियामेंट का चुनाव है, इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है हर हाल में ये जो चुनाव है लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और इस चुनाव को उसी शिद्दत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय चुनाव में उतर रहा है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सब लोकसभा वार प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जी टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं। कैंट विधानसभा उसी के अंतर्गत आती है। कैंट विधानसभा के आज तीनों ब्लॉकों के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, सारे वार्डों के अध्यक्ष, हमारे पार्षद का चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे तमाम प्रमुख नेता जो महानगर में और जिले में और प्रदेश में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ उपस्थित थे। चर्चा करिए। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। चुनावों में सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से हर नागरिक से वोट देने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में डीएम कार्यालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। अभी स्वीप की एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम लोगों का एक रोस्टर आया हुआ है, जिसके क्रम में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्वीप में करते हैं। आज हमारे द्वारा शपथ ली गई है और सब्सिक्वेंटली अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सभी जगह पे हो रही है और हम सभी को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर। चंपावत में मतदाता जागरूकता की बैठक के साथ ही जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकांश बूथों पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही मतदान के दिन अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस अब अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रही है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा, मैंने अपने स्तर से कोई दावेदारी नहीं की है और पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। मेन पैनल देखिए, बैठक में बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें नहीं बताई जा सकती। 35 से ज्यादा नामों पे डिस्कशन हुआ है और मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी बात हुई है, मुद्दों पे भी बात हुई है और अभी पहली बैठक है। इसके बाद 1-2 बैठकें और होंगी और उसके बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। आपके नाम को भी लेकर देखिए, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हाँ 1-2 जगहों से मेरा नाम भी आया है और वो सर्वे के आधार पर नाम आया है। मैं चूंकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे 5 लोकसभा सीटों में तैयारी करानी है, लोगों की मदद करनी है, पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करना है और पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी उस काम को पूरी ताकत से करने का काम करेगी। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर देहरादून में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में लोकसभा निर्वाचन की तैयारी समय से पूरी करने और निर्धारित मानक के अनुसार जनपदों में पुलिस बल का व्यवस्थापन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। किच्छा में रुद्रपुर की तर्ज पर कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए विधायक तिलक राज बेहड़ ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री धामी जी को अपनी कुछ मांगे बताई थी, जिसमें से एक मांग कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराना भी था। वह इस मांग को मुख्यमंत्री जी की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। किच्छा की आबादी बढ़ रही है लगातार।
पिछले समय रुद्रपुर में शेड्यूल के बाद यहाँ भी आबादी बढ़ी है, किच्छा के आसपास एम्स आ रहा है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी ने मुझसे 10 काम बड़े मांगे थे, सबसे मांगे थे, विधायकों से 70 के 70। तो उसमें से एक मेरा कम्युनिटी हॉल भी किच्छा का मुख्य था एक, तो उसका शासनादेश उन्होंने कर दिया है, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर लिया। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और उसको हम धरातल पर उतारना चाहते हैं। जिलाधिकारी से मैं मिला हूँ, भूमि उपलब्ध की बात कही है उन्होंने, परगना अधिकारी को भूमि उपलब्ध करने के लिए मेरे सामने ही कहा है। जैसे ही जमीन मिल जाएगी, जैसे रुद्रपुर के अंदर हमने कम्युनिटी हॉल की स्थापना की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से, वो तो मैंने सारा विधायक निधि से, नगर पालिका से, MP निधि से, राज्यसभा मेंबर ने पैसा दिया था और कुछ सरकार ने 60-70 लाख रुपए दिए थे। अब तो कीमत बहुत कॉस्ट बढ़ गई है निर्माण की। ऐसे ही उसी तर्ज पे रुद्र किच्छा में एक बढ़िया कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, उससे भी अच्छा बनाया जाएगा रुद्रपुर से जो मैंने बनाया था। रुड़की में 24 फरवरी को क्लियर हज कमेटी की बोर्ड बैठक का आयोजन होगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास होने की संभावना है। वहीं इस बैठक पर हज कमेटी के अध्यक्ष खतीब अहमद ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए जाएंगे। हज हाउस में हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए भी खास कोशिश की जाएगी। साथ ही हज पर जाने वाले खादिमुल हज्जाज का भी चयन किया जाएगा। हम फरवरी के अंत तक या मार्च के पहले हफ्ते करेंगे। बोर्ड बैठक में सबसे हमारा प्राथमिकता की ये है कि खादिमुल हुज्जाज जिनके आवेदन आए हैं उनका सही से चयन हो जाए और उनको सही दिशा निर्देश दे पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि बोर्ड बैठक में जो हमारा हज यात्रा शुरू होने वाली है उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं या जो काम हमने करना है उसके लिए हम तैयारी करेंगे। पूरा बोर्ड जो हमारा बैठक है, हमारे सदस्यगण हैं, उन सब से हम कोशिश करेंगे कि वो निरंतर हाजियों के संपर्क में रहें। किस तरह से हमारे टीकाकरण की व्यवस्था होनी है, किस तरह से जो हज यात्रियों के लिए जो सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, उस पर हमारी चर्चा होनी है। अल्मोड़ा में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को लेकर कार्यालय परिसर में धरना दिया। कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी कर हाईकोर्ट के निर्णय के तहत पेंशन की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक निर्माण और सिंचाई विभाग के नियमित कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी किया था, लेकिन राज्य सरकार ने एक्ट लाकर वर्कचार्ज सीमा को अमान्य करार दे दिया है, जिसके चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। हम लोग नियमित अनियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ के कर्मचारी हैं। हमारी मेन मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत हमें वर्क चार्ज की सेवा को जोड़ते हुए हमें पेंशन का लाभ दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा, हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा 2022 में एक एक्ट लाया गया है जिसके तहत हमारी वर्क चार्ज की सेवा को अमान्य कर दिया है, जिससे हमारे बहुत से कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं जो पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि हमें प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत हमें पेंशन दी जाए, पुरानी पेंशन। उपजातियों को अब अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकेगा। दरअसल बंगाली महासभा उत्तराखंड की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में दायर याचिका पर आयोग ने उपजातियों को 30 दिनों के भीतर अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश दिया है। वहीं इस आदेश के बाद समुदाय में खुशी की लहर है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए बंगाली महासभा के अध्यक्ष ने बताया कि याचिका पर विचार करते हुए आयोग ने 6 बार मामले में सुनवाई की थी, जिसके बाद आयोग की ओर से यह फैसला सुनाया गया। RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय जी, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अमित घोष, सामाजिक अधिकारिता न्यायालय मंत्रालय भारत सरकार, हमारे उत्तराखंड के सेक्रेटरी ब्रजेश सन जी और उत्तर प्रदेश के नोडल अफसर, सबको बुलाकर एक ही टेबल पर उन्होंने एक ही बात की कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर इस प्रकार का अपूर्ण दर्जा दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षा में आरक्षण प्राप्त होगा एवं नौकरियों में उसका आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। जिस पर उन्होंने सुनवाई करते हुए आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार ने हमारे देश भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में आयोग की ओर से पूर्ण रूप से संस्तुति करते हुए अपनी ओर से सभी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें आदेश दे दिया कि इन्हें SC अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा देते हुए 30 दिनों के भीतर
गजट नोटिफिकेशन जारी कर अनुसूचित जाति आयोग को अवगत कराएं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में भू कानून और मूल निवास को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर उत्तराखंड में जगह जगह स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों की ओर से समर्थन भी मिल रहा है। वहीं इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि हमें जल्द ही एक सशक्त भू कानून मिल जाएगा। हमारी सीमाएं चीन और नेपाल से लग रही है। भू कानून पे भी यद्यपि सरकार ने काफी एक्सरसाइज करी है, काफी कसरतें करी हैं, विशेषज्ञों को लेकर भी और भूमि कानून को समझने वाले लीगल एक्सपर्ट से भी इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। और मुझे लगता है कि समय रहते बहुत शीघ्र हमको एक सशक्त भू कानून मिलेगा, जो कि हमारी भूमियों को सहेजने, संवारने, संरक्षित करने का काम करेगा। जब भूमि रहेगी तभी हम रहेंगे हमारी संस्कृति रहेगी। चंपावत में बैठकी होली को लेकर होलियारे ने देर रात तक राग और फाग से रंग सजाया। वहीं बैठकी होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। इसी के साथ डडा बेस्ट में भी कलश संगीत कला समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी कलाकारों ने मंच पर गानों के सुर से समा बांधा। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मसूरी में हल्की बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मसूरी में मौजूद पर्यटक ठंड के मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जय गणेश जनता डे पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।